नमस्कार। आज हम भारत की शासन व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में मौजूद दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों की बात करेंगे, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। चलिए इस व्यवस्था को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारे देश का असली मुखिया कौन है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है, और यही हमें भारत की संसदीय प्रणाली की बुनियाद तक ले जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, भारत सरकार एक बड़ी शानदार गाड़ी है। इस गाड़ी के मालिक हैं राष्ट्रपति, जिनके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। वो राज्य के प्रमुख हैं। लेकिन गाड़ी को असल में चला कौन रहा है? उसका ड्राइवर कौन है? वो है प्रधानमंत्री। वही तय करते हैं कि गाड़ी किस दिशा में और किस रफ्तार से जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक यानी डी फैक्टो हेड कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस ड्राइवर की, यानी हमारे प्रधानमंत्री की, जो असल में सरकार की कमान संभालते हैं। अक्सर हम सबको ये लगता है कि हम वोट देकर सीधे प्रधानमंत्री को चुनते हैं, है ना? पर असल में ऐसा नहीं है। हम लोकसभा के चुनावों में अपने क्षेत्र के सांसद को चुनते हैं। फिर जिस पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत मिलता है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, संविधान में नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है, चुनाव का नहीं। अच्छा, एक और दिलचस्प सवाल। क्या कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य यानी सांसद न हो? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन एक शर्त है, उन्हें पद संभालने के 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए, ब्रिटेन में एक नियम है कि प्रधानमंत्री को हमेशा निचले सदन से ही होना चाहिए, लेकिन भारत में हमारी व्यवस्था ज्यादा लचीली है। यहाँ प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी। इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सब प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। अब प्रधानमंत्री तो अकेले पूरी सरकार नहीं चलाते, जाहिर है। उनके साथ एक पूरी टीम काम करती है। इसी टीम को हम मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो अब जरा इस टीम के बारे में जानते हैं। 15%, ये एक बहुत ही जरूरी नंबर है। पर क्यों? असल में ये नंबर इसलिए लाया गया ताकि सरकारों में मंत्रियों की बहुत बड़ी फौज खड़ी ना हो जाए, जिसे जंबो कैबिनेट भी कहा जाता था। इससे सरकारी खर्चे पर भी लगाम लगती है। ये नियम आया 91वें संविधान संशोधन 2003 से। इसके हिसाब से केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होगी, प्रधानमंत्री को मिलाकर उसकी संख्या लोकसभा की टोटल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यही नियम राज्यों पर भी लागू होता है। वहाँ विधानसभा की कुल सीटों का 15%। हाँ, छोटे राज्यों के लिए एक न्यूनतम संख्या तय की गई है, जो कि 12। तो ठीक है, सरकार के पास बहुत ताकत होती है, पर ताकत के साथ आती है जिम्मेदारी यानी जवाबदेही। तो सवाल ये है कि ये मंत्री और ये सरकार आखिर जवाबदेह किसके प्रति हैं? ये संसदीय लोकतंत्र का एक बहुत ही मूल सवाल है। एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाती है। वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इसका मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक यूनिट की तरह काम करती है। एक की सफलता सबकी सफलता है और एक की विफलता सबकी विफलता। तो संविधान में 2 तरह की जिम्मेदारियों की बात की गई है। पहली है सामूहिक जिम्मेदारी। इसका मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, तो एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरी होती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। इसमें हर मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है, जिसका असल मतलब है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। चलिए अब राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के रिश्ते को समझते हैं। ये रिश्ता भी समय के साथ काफी बदला है, खासकर कुछ संविधान संशोधनों के बाद। देखिए, जब संविधान बना तो ये माना गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करेंगे। फिर 1976 में 42वां संशोधन ने इसे एकदम पक्का कर दिया कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन 1978 में 44वां संशोधन ने राष्ट्रपति को एक छोटी सी पर बहुत जरूरी शक्ति दी। वो ये कि राष्ट्रपति किसी सलाह को एक बार फिर से सोचने के लिए मंत्रिमंडल के पास वापस भेज सकते हैं। हालांकि अगर मंत्रिमंडल वही सलाह दोबारा भेजती है तो फिर राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात,
मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इस बात को लेकर आप अदालत नहीं जा सकते। अनुच्छेद 74(2) के तहत इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ऐसा सरकार के कामकाज की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया गया है। चलिए, अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। इन्हें याद रखना आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन होते हैं? ये देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं। आसान भाषा में समझें तो ये भारत सरकार के वकील हैं जो सरकार को कानूनी सलाह देते हैं और अदालतों में सरकार का पक्ष रखते हैं। अक्सर लोग अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसका अंतर समझ लेते हैं। सबसे बड़ा फर्क ये है कि अटॉर्नी जनरल का पद एक संवैधानिक पद है जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में है, जबकि सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक नहीं है, ये उनकी मदद के लिए बनाया गया है। दूसरा बड़ा अंतर ये है कि अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये अधिकार सॉलिसिटर जनरल के पास नहीं होता। ये भी एक दिलचस्प तथ्य है कि भारत में अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। मोरारजी देसाई से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये लिस्ट उन नेताओं की है जो राज्य की राजनीति से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। और जैसा हमने पहले बात की थी कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं, तो भारत के इतिहास में कुछ प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी रहे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हमारी संसदीय प्रणाली के लचीलेपन को दिखाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसके मुख्य बिंदुओं को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, एक क्विक रिवीजन की तरह। पहला, प्रधानमंत्री देश के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं। दूसरा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तीसरा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। चौथा, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और पांचवा, महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है जबकि सॉलिसिटर जनरल नहीं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि प्रधानमंत्री का पद क्या है? सिर्फ शक्ति का एक केंद्र या फिर जिम्मेदारी का सबसे ऊंचा शिखर? असल में ये दोनों का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ये एक ऐसा पद है जो अपार अधिकार तो देता है, लेकिन साथ ही देश की जनता और संविधान के प्रति गहरी जवाबदेही की मांग